सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का वो इलाका जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तारीख थी 13 दिसंबर 2001 और घड़ी में समय हुआ था सुबह के 11:30। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा देश दहल उठता है। ये हमला किसी आम इमारत पर नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट हाउस पर था। 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स लेकर मौत का तांडव मचाने आए थे। अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उस दिन भारत का पूरा राजनीतिक इतिहास ही खत्म हो जाता। आज की इस वीडियो में हम आपको उस काले दिन की एक एक सेकंड की कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक छोटा सा कस्बा है सोपोर। सोपोर में एक गांव पड़ता है दोआबगाह। 1969 में इसी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद अफजल गुरु। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा बड़ा होकर भारत के लोकतंत्र के मंदिर को हिला देगा। अफजल ने सोपोर में ही स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 1988 तक 10वीं पास की और उसी साल जेहलम वैली मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेडिकल की पढ़ाई, डॉक्टर बनने का सपना, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन घर की माली हालत बहुत खराब थी। कॉलेज में उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। बस 1 साल में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करने लगा। उस समय पूरे कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़क रही थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF सबसे आगे था। JKLF की खासियत थी कि वो जवान कश्मीरी लड़कों को भारत के खिलाफ भर्ती करता था। उस समय JKLF के 2 बड़े लोकप्रिय नेता थे, यासीन मलिक और हमीद शेख। अफजल थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए उनकी नजर उस पर पड़ गई। कई मुलाकातें हुई, बहुत दिमाग घुमाया गया और आखिरकार अफजल JKLF में शामिल हो गया। उस जमाने में JKLF नए लड़कों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद भेजता था। ठीक 1 साल बाद यानी 1990 में यासीन मलिक ने अफजल को भी मुजफ्फराबाद भेज दिया। मुजफ्फराबाद पहुंचते ही अफजल और बाकी लड़कों को एक पुरानी माचिस की फैक्ट्री में ले जाया गया। वहां पहले से ही पाकिस्तान की ISI अपना कैंप चला रही थी। ट्रेनिंग शुरू हुई पाकिस्तानी अफसर जैनुल अब्दीन के नेतृत्व में। अफजल के साथ 80 नौजवान और थे। 2.5 महीने की सख्त ट्रेनिंग चली। हथियार चलाना, कम्युनिकेशन नेटवर्क उड़ाना, स्कूल कॉलेज तबाह करना, बड़े बड़े पुल तोड़ना, सब कुछ सिखाया गया। ट्रेनिंग खत्म हुई तो हथियार बांटे गए। अफजल को एक AK-47 राइफल, 3 भरी हुई मैगजीन और 10,000 रुपए नकद दिए गए। फिर सबको कुपवाड़ा के त्रेहगाम सेक्टर से भारत में घुसाया गया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक उसी समय भारतीय सुरक्षा बलों को खबर मिल गई कि POK से ट्रेनिंग लेकर एक पूरा बैच हथियारों के साथ घुसा है। गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। एक के बाद एक लड़के पकड़े जाने लगे। अफजल का परिवार डर गया। सबने फैसला किया कि अफजल को दिल्ली भेज दो। दिल्ली में उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु रहता था, वही शौकत जो बाद में नक्शे बनाएगा। अफजल दिल्ली पहुंचा। डर के मारे कुछ नहीं बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में दाखिला ले लिया और कमीशन एजेंट का छोटा सा काम शुरू कर दिया। अफजल और शौकत साथ रहते थे। तीसरा शख्स था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाता था। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। बाद में यही दोस्ती उनके लिए काल बन गई। 1993-94 में अफजल ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। उधर कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक खास ड्राइव चलाई। जो नौजवान गलती से भारत विरोधी बन गए थे, उन्हें सरेंडर करने पर नई जिंदगी का मौका दिया जा रहा था। अफजल के घर वालों ने बहुत समझाया। आखिरकार 1994 में अफजल कश्मीर लौटा। सारे हथियार सरेंडर कर दिए और सरेंडर्ड मिलिटेंट का सर्टिफिकेट ले लिया। उसी साल दिल्ली वापस आ गया और मेडिकल इक्विपमेंट का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। 2 साल सब ठीक चला। फिर 1997 में अफजल कश्मीर लौटा और मेडिकल सर्जिकल सामान की कमीशन एजेंसी शुरू कर दी। कई साल ऐसे ही बीते। फिर आया फरवरी 2001। श्रीनगर के लाल चौक पर अफजल सर्जिकल सामान सप्लाई कर रहा था। वहां उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से, तारिक अहमद। यही मुलाकात पूरी कहानी की जड़ थी। यहीं से अफजल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तारिक ने बताया कि वो अनंतनाग का रहने वाला है। दोनों ने कश्मीर की हालत पर घंटों बात की। कई बार मिले, दोस्ती हो गई।
एक दिन बतौर आलू मस्जिद में नमाज के बाद तारिक ने सच बताया। वो पाकिस्तान में रहता है और जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है। उसने अफजल को बहुत समझाया, कहा अपने लोगों के लिए लड़ो, पैसा भी बहुत मिलेगा। आखिरकार अफजल मान गया। तारिक उसे सीधे जैश के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलाने ले गया। गाजी बाबा का बेस था पहलगाम की अदू पहाड़ियों पर। वहां 60 से ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी, सैटेलाइट फोन, वायरलेस, सब कुछ था। गाजी बाबा ने अफजल को बहुत मोटिवेट किया। कहा दिल्ली में फिदायीन हमला होने वाला है, तुम बस रहने खाने का इंतजाम करो, 10 लाख रुपए और पाकिस्तान में सेटलमेंट का वादा। अफजल मान गया। 5 आतंकवादी आने थे। सबसे पहले उनका सरगना मोहम्मद। अफजल ने शौकत को फोन किया, दिल्ली में एक कमरा तैयार करो। नवंबर 2001 में अफजल और मोहम्मद दिल्ली पहुंचे। मोहम्मद के पास सिर्फ एक कॉम्पैक्ट प्रेसारियो, लैपटॉप और 50,000 रुपये थे। शौकत को सब बताया गया तो शौकत भी प्लान में शामिल हो गया। हवाला से 20 लाख रुपए आए। अफजल को 5 लाख दिए गए, कश्मीर जाकर तारिक को देना। अफजल ने वैसा ही किया। तारिक ने 2 और आतंकवादी से मिलवाया, राजा और हैदर। दिसंबर के पहले हफ्ते में बाकी 2, राणा और हमजा, भी दिल्ली पहुंच गए। इनके साथ 2 बड़े बैग थे, 4 AK-47, 3 पिस्टल, 12 मैगजीन, ग्रेनेड लॉन्चर, 15 ग्रेनेड, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, सब कुछ। अब 5 दिल्ली में थे। अब सिर्फ संसद पर हमले के लिए दिन गिने जा रहे थे। 4 दिसंबर को अफजल ने मॉडल टाउन से मोटोरोला फोन और सिम खरीदी। गफ्फार मार्केट से सोनी एरिक्सन फोन, कुल 5 फोन और 6 सिम। 5 दिसंबर को मोहम्मद ने दुबई में कई कॉल की। सारी मीटिंग शौकत के घर मुखर्जी नगर हाउस नंबर 1021 पर होती थी। वहां 5 पाकिस्तानी आतंकवादी, अफजल, शौकत, गीलानी और शौकत की पत्नी अफशान गुरु सब मौजूद रहते थे। उन्होंने दिल्ली के सारे बड़े ठिकाने देखे, ब्रिटिश और अमेरिकी दूतावास, संसद, एयरपोर्ट, नक्शे बनाए। 8 दिसंबर को सब संसद गए। गेट नंबर, एंट्री एग्जिट सब नोट किया। फिर गाजी बाबा को सैटेलाइट फोन पर रिपोर्ट भेजी। गाजी बाबा ने फैसला सुनाया, हमला संसद पर होगा, सभी नेताओं को बंधक बनाना है। तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। 6 दिसंबर को अफजल और हमजा खारी बावली गए। 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 15 किलो सिल्वर पाउडर, 5 किलो सल्फर, 30 किलो का ड्रम, मिक्सर और ढेर सारा ड्राई फ्रूट खरीदा। 9 दिसंबर को इंदिरा विहार में बड़ा मकान किराए पर लिया। 11 दिसंबर को करोल बाग के लकी मोटर्स से सफेद एम्बेसडर कार खरीदी। शीशे पर काली फिल्म, छत पर लाल बत्ती, होम मिनिस्ट्री का फेक स्टिकर। 12 दिसंबर की रात सब सामान कार में फिट किया गया। मोहम्मद ने अफजल को लैपटॉप और 10 लाख रुपए दिए। कहा हम जा रहे हैं, तुम लोग बचकर निकल जाना। उस दिन संसद के अंदर काफी गहमा गहमी थी, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था। उस समय घड़ी में सुबह के 11 बजे थे और कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी तो संसद भवन से निकल चुके थे, लेकिन देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरिन पाठक समेत करीब 200 सांसद अब भी बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे। बाहर सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और मीडिया वाले अपनी खबरों की तलाश में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसा कि हर रोज होता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में यहाँ क्या होने वाला है। ठीक 11:25 पर संसद भवन के गेट नंबर 12 की तरफ से एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से अंदर दाखिल होती है। उस कार पर लाल बत्ती लगी हुई थी और होम मिनिस्ट्री का एक स्टिकर भी लगा हुआ था। देखने में वो बिल्कुल किसी सरकारी अधिकारी की गाड़ी लग रही थी। दिल्ली में ऐसी गाड़ियों का आना जाना आम बात है, इसलिए पहले तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी, जो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की नजरों में खटक गई। संसद के अंदर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय होती है, मगर ये एम्बेसडर कार उस नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उस गाड़ी के ड्राइवर ने एक गलती कर दी। जल्दबाजी में उसने गाड़ी को मोड़ते समय उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले की एक खाली खड़ी कार को टक्कर मार दी। बस यही वो पल था जब शक यकीन में बदलने लगा। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को लगा कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। उस कार में बैठे लोग घबरा गए।
टक्कर लगते ही उस सफेद एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुले। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जैसे ही वो दरवाजे खुले, उनमें से 5 लोग बाहर निकले। उन्होंने भारतीय सेना जैसी वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उनके हाथों में जो हथियार थे वो उनके इरादों की गवाही दे रहे थे। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स थीं और पीठ पर भारी भरकम बैग लदे हुए थे। पलक झपकते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस समय वहां तैनात CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने सबसे पहले उन्हें देखा। कमलेश कुमारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत अपने वॉकी टॉकी से बाकी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया। उनकी ये सूझबूझ उन आतंकवादियों को बहुत भारी पड़ी। आतंकवादियों ने देखा कि एक महिला कांस्टेबल उनकी पोल खोल रही है, तो उन्होंने अपनी बंदूक का मुंह कमलेश कुमारी की तरफ कर दिया। गोलियों की बौछार ने कमलेश कुमारी के शरीर को छलनी कर दिया और वो वहीं शहीद हो गईं। लेकिन गिरते गिरते भी उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया था। उनकी दी हुई चेतावनी से पूरा सुरक्षा तंत्र 100% सुरक्षित हो गया, सक्रिय हो गया था। अब संसद भवन का परिसर एक जंग का मैदान बन चुका था। वो 5 आतंकवादी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। उनका मकसद सिर्फ गोलीबारी करना नहीं था, बल्कि वो संसद भवन की मुख्य इमारत के अंदर घुसना चाहते थे, जहां देश के सारे बड़े नेता मौजूद थे। सोचिए, अगर वो अंदर घुस जाते तो क्या होता? शायद भारत का पूरा नेतृत्व ही खत्म हो जाता। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर बैठे सांसदों को लगा कि शायद बाहर किसी ने पटाखे फोड़े हैं। किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि बाहर मौत नाच रही है। उधर गेट नंबर 11 के पास तैनात सुरक्षाकर्मी जगत प्रकाश यादव ने जब उन आतंकवादियों को अपनी तरफ आते देखा तो वो निहत्थे ही उनकी तरफ लपके, मगर आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। उन्होंने यादव पर गोलियां बरसा दी। हमारे जवान एक के बाद एक गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन आतंकवादियों को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। खून से लथपथ होने के बाद भी हमारे जवानों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। अब तक संसद भवन के सारे दरवाजों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। अंदर मौजूद सांसदों और मंत्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था। बाहर का नजारा ऐसा था मानो कोई हॉलीवुड की एक्शन मूवी चल रही हो, लेकिन फर्क बस इतना था कि यहाँ खून असली था और मौत भी असली थी। 5 आतंकवादी पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे। वो ग्रेनेड फेंक रहे थे, जिससे जगह जगह धमाके हो रहे थे। पूरा परिसर धुएं और बारूद की गंध से भर गया था। उन आतंकवादियों का प्लान था कि वो गेट नंबर 1 से बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे। गेट नंबर 1 वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री और बड़े मंत्री आते जाते हैं। लेकिन किस्मत देखिए कि उस वक्त वहां CRPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक लोहे की दीवार बनकर उनका रास्ता रोक रखा था। जब आतंकवादियों को लगा कि वो गेट नंबर 1 से अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो गेट नंबर 9 की तरफ भागे। वहां पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हमारे जवानों ने क्रॉस फायरिंग करके उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इसी बीच एक आतंकवादी ने संसद भवन की दीवार कूदकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर वहां तैनात ITBP के जवानों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन अभी भी 4 आतंकवादी जिंदा थे और वो लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। वो कभी पेड़ के पीछे छिपते तो कभी गाड़ियों की आड़ लेते। उनकी फायरिंग इतनी तेज थी कि हमारे जवानों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन भारतीय जवानों ने भी कसम खा रखी थी कि चाहे जान चली जाए, पर इन दुश्मनों को लोकतंत्र की दहलीज पार नहीं करने देंगे। तभी एक आतंकवादी ने गेट नंबर 1 के पास फिर से जाने की कोशिश की। उसके शरीर पर बम बंधा हुआ था। वो एक ह्यूमन बॉम्ब था। उसका इरादा था कि वो गेट के पास जाकर खुद को उड़ा ले, ताकि दीवार टूट जाए और बाकी आतंकवादी अंदर घुस सके। लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबा पाता, हमारे एक स्नाइपर की नजर उस पर पड़ गई। उस स्नाइपर ने एक सटीक निशाना लगाया और गोली सीधे उस ह्यूमन बॉम्ब बने आतंकवादी को जा लगी। गोली लगते ही उसका विस्फोटक वेस्ट फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। अब 5 में से 2 आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन 3 अभी भी बाकी थे और वो अब और ज्यादा खूंखार हो गए थे। वो पागलों की तरह इधर उधर ग्रेनेड फेंक रहे थे। एक ग्रेनेड उपराष्ट्रपति की कार के पास आकर गिरा, मगर गनीमत रही कि वो फटा नहीं। अगर वो फट जाता तो तबाही मच सकती थी। अब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NSG कमांडो को भी खबर कर दी गई थी और वो रास्ते में ही थे। लेकिन जो जवान वहां मौजूद थे
उन्हें पता था कि मदद आने तक उन्हें ही मोर्चा संभालना है। संसद के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जैसे बड़े नेता अंदर ही फंसे हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और लाइट बंद कर दी थी ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। बाहर गोलियों की आवाज अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। बचे हुए 3 आतंकवादी अब एक कोने में छिप गए थे। वो झाड़ियों के पीछे से रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे। हमारे जवानों ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि वो उन आतंकवादियों को जिंदा नहीं पकड़ेंगे, बल्कि उन्हें वहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि रिस्क लेने का कोई मौका नहीं था। जवानों ने 3 तरफ से उन आतंकवादियों को घेरना शुरू किया। ये एक बहुत ही खतरनाक कदम था, क्योंकि आतंकवादी कहीं भी छिपे हो सकते थे। जैसे ही हमारे जवान आगे बढ़े, आतंकवादियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार हमारे जवानों का जवाब बहुत करारा था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इसी गोलीबारी में एक और आतंकवादी मारा गया। अब सिर्फ 2 बचे थे। वो दोनों अब पूरी तरह से घिर चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। अपनी मौत को सामने देख वो और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने अपने पास बचे हुए सारे ग्रेनेड एक साथ फेंकने शुरू कर दिए। धमाकों से जमीन हिल रही थी, लेकिन हमारे जवान अब पीछे हटने वाले नहीं थे। वो धीरे धीरे उनका घेरा तंग करते गए। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब चौथे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया। अब सिर्फ एक आतंकवादी बचा था, जो गेट नंबर 5 के पास छिपा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुछ नारे लगा रहा था। वो चाहता था कि कोई जवान उसके पास आए ताकि वो खुद को उड़ा ले, लेकिन हमारे जवान उसकी चाल समझ गए थे। उन्होंने दूर से ही उस पर निशाना साध लिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सबकी नजरें उस आखिरी आतंकवादी पर थीं। तभी एक साथ कई गोलियों की आवाज गूंजी और वो आखिरी आतंकवादी भी जमीन पर ढेर हो गया। घड़ी में समय हुआ था करीब 12 बजे, यानी ये पूरा खूनी खेल करीब 30 से 35 मिनट तक चला। इन 35 मिनटों ने भारत को हिलाकर रख दिया था। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन धुएं का गुब्बार अभी भी उठ रहा था। जवानों ने तुरंत मरे हुए आतंकवादियों के पास जाकर जांच किया कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है या उनके शरीर पर और बम तो नहीं बंधे हैं। जब तसल्ली हो गई कि 5 मारे गए हैं, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। इस हमले के खत्म होने के बाद जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। संसद भवन का परिसर खून से लाल हो चुका था। जगह जगह गोलियों के निशान थे। टूटे हुए कांच और बारूद की गंध पूरे माहौल में फैली हुई थी। हमारे 9 बहादुर लोग इस हमले में शहीद हो गए थे। इनमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा के 2 गार्ड और एक माली शामिल थे। इन वीरों ने अपनी जान देकर सैकड़ों नेताओं की जान बचाई थी। अगर ये लोग उस दिन अपनी जान की बाजी न लगाते तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। जांच एजेंसियों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उन आतंकवादियों के पास से जो मोबाइल फोन और दस्तावेज मिले, उनसे पता चला कि ये हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया था। इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसे बाद में भारतीय कानून के तहत फांसी की सजा दी गई। दोस्तों, 13 दिसंबर का वो दिन हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारी आज़ादी और हमारा लोकतंत्र कितना कीमती है और इसकी रक्षा के लिए हमारे जवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, ये हमला भारत की आत्मा पर था। मगर हमारे जवानों ने साबित कर दिया कि जब तक वो वहां खड़े हैं, कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। उस दिन संसद तो बच गई, मगर हमने अपने 9 अनमोल रत्न खो दिए। आज भी जब हम उस दिन के बारे में सोचते हैं तो उन शहीदों की शहादत को नमन करने का मन करता है। ये कहानी सिर्फ डर और दहशत की नहीं है, बल्कि ये कहानी अदम्य साहस और बलिदान की है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 2001 के संसद भवन हमले की। एक ऐसा दिन जब मौत संसद के दरवाजे तक आ पहुंची थी, मगर हमारे जवानों ने उसे वहीं रोक दिया। आपको हमारी ये डिटेल्ड स्क्रिप्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वो काफी हैं, या अभी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने
और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से लाते रहते हैं। मैं कुलप्रीत सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे एक और नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।